हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग अपने इस वीडियो में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर था उसका हम पार्ट 4 कवर करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने 2019 के 3 पार्ट एसएसटी के 3 पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 4 है जिसमें हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, उसके पहले मैं आपको कुछ और भी चीजें बता देना चाहती हूँ कि जैसे कल के शेड्यूल्स क्या होंगे हमारे चैनल के। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लाइव नहीं आते हैं तो उनकी वजह से फिर बाद में उनको पता नहीं चल पाता कि शेड्यूल क्या है। ठीक है, तो कल संडे है और आपको कल हमारा वीकली जो करंट अफेयर्स की वीडियोस होंगी वो आपको मिलेंगी। ठीक है, ये सारी वीडियोस हम आपको वीकली देंगे। ठीक है, आप वीकली पढ़िए क्योंकि डेली करंट अफेयर्स में कुछ नहीं रखा होता है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, ठीक, वो हफ्ते या महीने में अगर आप निकालेंगे तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि डेली का कोई बहुत विशेष वो नहीं होता है। आप रोज टाइम बर्बाद करें उससे अच्छा है कि हम आपको वीकली दे, बाद में जब चीजें थोड़ी और मैनेज हो जाएंगी तो हम आपको डेली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो मंडे से हमारी क्लास रहेंगी एसएसटी की। ठीक है, तो मंडे से 2019 तक का तो हम लोगों ने पेपर कवर कर लिया होगा। 2020 का पेपर मैं अभी नहीं कराऊंगी, जब एग्जाम्स आपके आने वाले रहेंगे तो मैं 2020 का आपका पेपर थर्ड सेमेस्टर का एसएसटी का सॉल्व कराऊंगी। लेकिन मंडे से जो क्लासेस चलेंगी ना वो आपकी मध्यकालीन भारत, ठीक है, यानी कि इतिहास जो है, इतिहास की क्लास चलेगी और इतिहास में हम चलाएंगे मध्यकालीन भारत। ठीक, कोई लोग ये सोच के ऐसा ना सोचिएगा कि ये क्या चल रहा है, मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है, तो हम बता देना चाहते हैं कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है हम आपको ये बता रहे हैं। देखिए, आप थर्ड सेमेस्टर में देखेंगे ना तो थर्ड सेमेस्टर में कुछ चीजें आपकी मध्यकालीन से आती हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद अगर आप बीए या बीकॉम है और जूनियर लेवल का टेट देने वाले हैं, यूपी टेट देने वाले हैं, तो वहां भी ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आपको हम ये बता दें, जो सुपर टेट का आपका एग्जाम होगा वो भी अगर हम देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 महीने में मध्यकालीन इतिहास हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर और भी क्लासेस चलती रहेंगी, चाहे हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे इकोनॉमिक्स से हो। ठीक है, और चाहे कह सकते हैं कि ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी को ले ले, या फिर हम कहें कि जो इंडियन ज्योग्राफी होता है उसको भी हम कवर करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें आपको एक सीरीज में मिलते चलेंगे, एक एक बुक्स हम करके कवर करते जाएंगे। क्योंकि अगर आपको पता हो तो 51,000 जो जूनियर 51,000 जो प्राइमरी में टीचर्स की वैकेंसी है वो आने वाली है। ठीक है, कब आएगी मैं आपको अभी एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकती, लेकिन इतना आप याद रखिएगा कि जिस दिन टेट का रिजल्ट आया, ठीक है, जिस दिन टेट का रिजल्ट आया उससे बहुत दिन दूर नहीं रहेगा कि जब वो सुपर टेट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारा एम जो होना चाहिए ना वो सिर्फ टेट या सेमेस्टर नहीं होना चाहिए। हमारा जो पर्पस, जो हमारा एम होना चाहिए वो सुपर टेट होना चाहिए। तो आप सुपर टेट को लेकर के चलिए, बाकी के एग्जाम्स वैसे ही कवर हो जाते हैं। ठीक, तो ये मैंने आपको एक शेड्यूल समझा दिया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने ऐप के बारे में। तो आपको बार बार मैं बता रही हूँ कि ये हमारे ऐप का लोगो है, आपको प्ले स्टोर पे बड़े आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर जा करके आप डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मैथ का और एसएसटी का, ठीक है, वीडियोस पेड कोर्स के तौर पे ले सकते हैं। ये कोर्सेज आपको अलग अलग भी प्रोवाइड कराई गई हैं, और साथ में अगर आप चाहें तो कॉम्बो कोर्स भी इसका ले सकते हैं। ठीक है, बाद में इसी कोर्स में साइंस और इंग्लिश भी इंक्लूड किया जाएगा, साइंस और इंग्लिश भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, तो अगर अभी आप लेते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत मिनिमम प्राइस में मिल जाएंगी। लेकिन जैसे ही ये कोर्स इंक्लूड होंगे ना तो ये जो इसकी प्राइस होगी वो इंक्रीज हो सकती है। ठीक, दूसरी चीजें, जितने हम यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर पेपर किए हैं ना, इस ऐप के ऊपर आपको फ्री स्टडी मटेरियल के तौर पे वो आसानी से मिल जाएगा, वो भी सॉल्व फॉर्म में।
ठीक है। सारे पेपर्स जो जैसे मैंने सॉल्व कराया है वही सॉल्व पीडीएफ आपको आपके इस ऐप के ऊपर फ्री स्टडी मटेरियल के तौर पे मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 1 रुपए भी उसके लिए पे नहीं करना है। दूसरी चीज है, और भी आपको बुक्स और पीडीएफ्स के रूप में आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी वहाँ आपको इस ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ जो हमारा नया बैच है टेट और सीटेट के लिए, ठीक है, टेट और सीटेट के लिए जो हमारा नया बैच है वो 1 जून से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 1 जून से हमारा ये बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप खुद को यहाँ एनरोल करा सकते हैं। ठीक, तो आज के ये कुछ हम अपने ऐप और यूट्यूब के बारे में आपको बताएं। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शाहजहां के काल में मुगल काल का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? ठीक है, शाहजहां के काल में मुगल काल का स्वर्ण युग। देखिए, अगर हम ओवरऑल देखें, ठीक है, अगर हम ओवरऑल देखें तो पूरे मुगल काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एरिया में जितने भी राजा हुए वो डेवलप करने की कोशिश की है। बाद में जब औरंगजेब आता है तो औरंगजेब से ही क्या होता है, औरंगजेब के औरंगजेब के बाद ही मुगल काल का क्या होने लगता है, पतन होने लगता है, मुगल काल का पतन होने लगता है। इसके भी रीजन अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में औरंगजेब से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो वहां इसको हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे शाहजहां की बात कर रहा है, तो शाहजहां देखिए, शाहजहां को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम कह सकते हैं स्थापत्य कला में। ठीक है, स्थापत्य कला में इसका जो कह सकते हैं कि विकास हुआ वो बहुत ही ज्यादा था। ठीक है, इसने क्या बनवाया, इसने बहुत सारी इमारतें बनवाई, जिसमें हम पहले रख सकते हैं आगरा का ताजमहल, आगरा का ताजमहल, फिर आगरा की मोती मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद। दूसरा, अब दिल्ली का देखिए लाल किला, दिल्ली का लाल किला। फिर दीवाने आम, दीवान ए आम, दीवाने खास। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इसने क्या किया, इमारतों का निर्माण करवाया। ठीक है, इमारतों का निर्माण करवाया। दूसरी चीज अगर हम देखें तो इसने तख्ते ताउस बनवाया था। क्या किया था, तख्ते ताउस बनवाया था, जिसको आप लोगों को सुने होंगे मयूर सिंहासन। ठीक है, मयूर सिंहासन का इसने निर्माण करवाया था, मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया, जिसको बाद में नादिर शाह लूट करके लेके चला जाता है, ईरान लेके चला जाता है। ठीक, ये जो आप लोग सुनते हैं आजकल एक हीरे के बारे में, किसी को पता है वो कौन सा हीरा है? पता है किसी को तो कमेंट में बताए। वो हीरा जो था वो मयूर सिंहासन पे ही लगा था। चलिए हम बता देते हैं, वो था कोहिनूर हीरा। ठीक है, मयूर सिंहासन पे ही लगा हुआ था। बाद में ये क्या होता है कि नादिर शाह जब लूट करके लेकर के जाता है तो वो हीरा इधर उधर हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में इंडिया में नहीं है, ऐसा माना जाता है कि जो इंग्लैंड की महारानी है उनके मुकुट पे लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो शाहजहां के ही शासनकाल में बहुत सारे चित्रकारियां भी हुई। ठीक है, चित्रकारी बहुत सारी हुई, साहित्य का विकास हुआ, साहित्य का भी विकास हुआ। साहित्य के विकास के साथ साथ अगर हम देखें तो इसमें देखते हैं कि संगीत का भी विकास हुआ, संगीत का विकास हुआ। इसीलिए मुगल काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, शाहजहां के काल को। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, देख रहे हैं आपकी किस तरीके से स्थापत्य कला, चित्रकला, साहित्य कला, सभी क्षेत्रों में शाहजहां ने क्या किया, एक विशेष रूप से विकास किया। ठीक है, इसीलिए इस काल को या कह सकते हैं शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की धार्मिक नीति के क्या परिणाम हुए? औरंगजेब की धार्मिक नीति के क्या परिणाम हुए? ठीक है, तो जो औरंगजेब था ना, ये कट्टर, ये कह सकते हैं कट्टर राजा था।
ठीक है, कट्टर राजा था। कट्टर राजा होने का मतलब क्या, कि अपने धर्म के लिए किसी भी प्रकार की मरौवत वो बर्दाश्त नहीं करता था। ठीक है, किसी प्रकार की मरौवत बर्दाश्त नहीं करता था। इसलिए धार्मिक नीति में इसने क्या किया कि इसने सबसे पहले अगर हम देखें तो जजिया कर, ठीक है, जजिया कर इसने पुनः लागू कर दिया। जजिया कर पुनः लागू कर दिया। ठीक है, इसके बाद जकात कर लागू कर दिया। जकात कर पुनः लागू कर दिया। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसने जाटों जाटों सिखों राजपूतों और मराठाओं, ठीक है, मराठाओं को खत्म करने के लिए लगातार कई वर्षों तक संघर्ष करता रहा। ठीक है, इनसे इनका संघर्ष चलता रहा क्योंकि ये दूसरे धर्म के थे और औरंगजेब की धार्मिक नीति यही थी कि सभी धर्मों को समाप्त करके सिर्फ अपने धर्म को दिखाए वो। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ कि औरंगजेब के ही काल से धीरे धीरे क्या होता है, मुगल काल का या कह सकते हैं मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, देखिए इसी के विपरीत में अगर हम देखें अकबर को, तो अकबर के टाइम में आप देखेंगे कि उसने सभी धर्मों को मान्यता दिया। ठीक है, सभी धर्म को मान्यता दिया। इसीलिए जब हम पूरा मुगल काल देखते हैं ना, तो सबसे कह सकते हैं कि बेहतर सम्राट जो हुआ, सबसे अच्छा सम्राट जो हुआ वो कौन था, तो वो अकबर था। लेकिन जैसे ही आप औरंगजेब को देखेंगे तो ये बिल्कुल अपोजिट था, किसका, अकबर का। तो जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। यही थी धार्मिक नीति के कारण, औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी उसका परिणाम यही हुआ कि मुगल काल का क्या होने लगा, पतन होने लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की पराजय के कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, मराठाओं के पराजय के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, जो पानीपत का युद्ध हुआ था ये हम बताते हैं किसके किसके बीच में हुआ था। तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। ठीक है, मराठों के बीच ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध, तो ये चीज आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरा पॉइंट आप नोट करिए, जो मराठा थे ना, मराठा छापामार युद्ध की छापामार की जो युद्ध विधि थी उसका प्रयोग करते थे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि पहली बार, ठीक है, पहली बार मराठों ने पानीपत के तृतीय युद्ध में, पानीपत के तृतीय युद्ध में, के तृतीय युद्ध में मैदान में लड़ाई करने आए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैदान में लड़ाई करने आए का मतलब क्या, कि सामने से युद्ध करने आए। ठीक है, सामने से युद्ध करने आए। इसके पहले क्या था, जब छापामार विधि का प्रयोग कर रहे थे तो वो पीछे से युद्ध करते थे, किसी के ऊपर पीछे से हमला बोल देते थे, जिसकी वजह से वो अचानक में जो हमलेवार जो होता था, वो कह सकते हैं अचानक में से जब हमला करता था तो जिसके ऊपर हमला होता था वो पूरी तरीके से डर जाता था और जो हमला करता था उसकी जीत हो जाती थी। लेकिन जब सामने से युद्ध होने लगा तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध था, इसमें पहली बार मराठों ने क्या किया कि मैदान में आकर के सामने से युद्ध किया, जिसका उन्हें अभ्यास नहीं था। ठीक है, जिसका उन्हें अभ्यास नहीं था और इसके कारण ही मराठों की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। जिसका उन्हें अभ्यास नहीं था, अभ्यास नहीं था, और इस कारण से क्या हो जाता है, और इस कारण से मराठों की हार हो जाती है, या कह सकते हैं मराठों की पराजय हो जाती है। ठीक है,
तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे जो पेशवा होते हैं, जो बहुत सारे मराठा सैनिक होते हैं, वो सबके सब क्या होते हैं, मारे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के केंद्रीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी। ठीक है, शिवाजी के केंद्रीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी, लिखिए। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले देखिए, जो शिवाजी थे, ठीक है, या कह सकते हैं कि जो मराठा हुआ करते थे, शिवाजी शासन व्यवस्था के सर्वे सर्वा थे। क्या थे, सर्वे सर्वा थे। यानी कि पहले सब कुछ उनके हाथ में था, पूरे केंद्रीय शासन व्यवस्था में पहले सब कुछ उनके हाथ में होता था। यानी कि सारी शक्तियां किस में होती थी, राजा में होती थी। इसके बाद केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए इन्होंने अष्ट प्रधान का निर्माण किया, यानी कि अष्ट प्रधान बनाए। ठीक है, केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए अष्ट प्रधान बनाया गया। ठीक है, अष्ट प्रधान बनाया गया, जो क्या करते थे, जो राजा को परामर्श देते थे, जो राजा को परामर्श देते थे। ठीक है, इसमें कौन कौन होते थे, पेशवा होते थे, अमात्य होते थे, मंत्री, सचिव, ठीक है, ऐसे करके होते थे। ठीक, तो इसको भी आप लिख सकते हैं, जिसमें कौन कौन थे, पेशवा, अमात्य, सेनापति, न्यायाधीश, मंत्री, सुमंत, सचिव। ठीक है, ऐसे करके 8 लोग होते थे जो राजा को परामर्श देने के लिए बनाए गए थे। तो ये क्या थी, शिवाजी के केंद्रीय शासन व्यवस्था की विशेषता थी कि उस व्यवस्था को चलाने के लिए अष्ट प्रधान को बनाया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसके शासन व्यवस्था में अष्ट प्रधान बनाए गए। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, शिवाजी के शासन काल में अष्ट प्रधान हुआ करते थे। ठीक है, चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कोयला हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कोयला हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, स्पष्ट कीजिए। तो हम पहले देख लेते हैं कि भारत में कोयले की खान कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, भारत में कोयले की खान कहाँ पर है, भारत में कोयले की खान या खाने लिखिए, क्योंकि बहुत सारी हैं। ठीक है, जिसमें हमारा पहला आ जाता है उड़ीसा। उड़ीसा में कोयले की खान आपको मिल जाएगी। ठीक है, मध्य प्रदेश आ जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल आ जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, या हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड में पूरे के पूरे भारत के जितने भी खाने हैं, ठीक है, भारत के जितने खाने हैं लगभग सभी कहाँ मिलती हैं, हमें गोंडवाना लैंड वाले एरिया में ही मिलती हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो कोयले को ही, जो कोयला होता है, ठीक है, कोयले को ही क्या कहते हैं, काला सोना कहते हैं। कोयले को क्या कहते हैं, काला सोना कहते हैं। कोयले को काला सोना कहा जाता है, काला सोना या काला हीरा भी कहते हैं। ठीक है, काला हीरा कहा जाता है। और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग ताप विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। ताप विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है।
ठीक है। और भी इसके बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे कि अगर हम कोई फैक्ट्री देखें तो कई फैक्ट्रियों में भी इसका यूज किया जाता है, फैक्ट्री में भी हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे एरिया हैं जहां पर हम कोयले का उपयोग करते हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में क्या होने लगा कि हम जो ट्रेन चलती हैं, ट्रेनों को हम इलेक्ट्रॉनिक से चलाने लगे, लेकिन पहले जब इलेक्ट्रॉनिक नहीं था तो कोयलों के माध्यम से ही हम क्या करते थे, ट्रेन को भी चलाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। ये पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे कि कोयले को काला सोना या काला हीरा कहा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे ऑप्शनल में कि निम्नलिखित में से किसे काला सोना कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे किसे कहते हैं, कोयले को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो संचार साधनों के नाम लिखिए और उनकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। ठीक है, चलिए तो संचार के साधनों में हम पहले लिख लेते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, क्या लिखते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो इसके माध्यम से, ठीक है, इसके माध्यम से हम एक व्यक्ति से कह सकते हैं, एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ हम फेस टू फेस देख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं आप, इसके माध्यम से एक से अधिक व्यक्तियों के साथ हम सामने से वार्तालाप कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं, इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद आप लिख सकते हैं रेडियो। ठीक है, रेडियो भी संचार का एक साधन है। तो रेडियो से क्या होता है कि हमें तुरंत की न्यूज मिल सकती है, या हम इसको कह सकते हैं कि समाचार सुनने तथा मनोरंजन के लिए उपयोगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी चीजें आप लिख सकते हैं, बहुत सारी संचार के माध्यम है, जैसे आप टीवी देख लीजिए। ठीक है, टीवी भी आप देख सकते हैं। फिर क्या होता है कि जो फेसबुक होता है, व्हाट्सएप होता है, इन सब के माध्यम से ये सारी चीजें क्या है, संचार के साधन है। और इनका प्रयोग हम कब करते हैं, तो इनका प्रयोग हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी माध्यम, किसी भी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंक का महत्व लिखिए। आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंक का महत्व लिखिए। तो देखिए, आप लोग को पता होगा कि जो अर्थव्यवस्था है, कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो बैंक से जुड़ा ना हो। ठीक है, जो बैंक से जुड़ा ना हो। तो पहली चीज आप देखिए कि जो बैंक होती है, ठीक है, जो बैंक होता है, आप इस पॉइंट को नोट डाउन करते चलिएगा, बैंक मुद्रा बाजार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग के रूप में देश के आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है, महत्वपूर्ण उपकरण है। और आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि पूंजी निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आप ये याद कर लिए तो आप पूरा का पूरा बैंक का महत्व पेपर में आसानी से लिख के आ सकते हैं। पूंजी निर्माण, व्यापार, उद्योग एवं कृषि के अर्थ
प्रबंधन, कृषि के अर्थ प्रबंधन तथा देश की आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में, कार्यक्रमों को चलाने में, ऐसे लिखिए, कार्यक्रमों को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है। यानी कि जो बैंक होता है, ठीक है, बैंक जो होता है वो किसी देश के पूंजी निर्माण करने में, व्यापार करने में, उद्योग करने में, या कृषि से ही रिलेटेड कर ले, इन सबको चलाने के लिए किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो बैंक की विशेष महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होती है, ठीक है। चलिए, इस तरह से आप देख सकते हैं कि बैंक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, ठीक है। किसी को अगर ऋण लेना है तो वो चाहे घर के लिए लेना हो या फिर एजुकेशन के लिए लेना हो, किसी भी चीज के लिए लोन लेना हो, व्यापार करने के लिए लोन लेना हो, तो वो बैंक से ले सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय मतलब समझ रहे हैं आप लोग, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो योग्यता लिख लेते हैं। योग्यता में पहली योग्यता, 65 वर्ष से अधिक उम्र का ना हो, 65 वर्ष से अधिक उम्र का ना हो, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने वाला होगा उसकी उम्र 65 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आप कह सकते हैं कि 10 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वकील के रूप में काम किया हो, वकील के रूप में कार्य किया हो, या हम कह सकते हैं, ठीक है। या दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए, 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में न्यायिक पद पर रहा हो, किसी हाई कोर्ट में न्यायिक एक सेकंड, ये गलत हो गया। देखिए, न्यायिक का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, न्यायिक का मतलब होता है कि कह सकते हैं जज के रूप में रहना, ठीक है। जज के पोस्ट को ही हम क्या कहते हैं, जज के पोस्ट को कहते हैं न्यायिक पद, ठीक है। क्या कहते हैं, न्यायिक पद कहते हैं। हाई कोर्ट में न्यायिक पद पर रहा हो, या हम कह सकते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की दृष्टि में पारंगत विधिवेत्ता हो, ठीक है। ये हो गया आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, ठीक है, वो उनके बनने के लिए योग्यता, ठीक है। या तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वकील रहा हो, अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष तक रहा हो, या फिर वो 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज या न्यायिक पद पर रहा हो, ठीक है। अगर ये दोनों वो नहीं पूरा करता है तो राष्ट्रपति के दृष्टि में क्या होना चाहिए, पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आज का हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको संसद में किसी विषय पर कानून बनवाना हो तो आप क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो आपको कानून निर्माण करने के लिए पहला चीज हम कह सकते हैं कि हम विधेयक का प्रस्तुतिकरण करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, विधेयक का प्रस्तुतिकरण करेंगे। प्रस्तुतिकरण मतलब कि हमको जिस विषय पर कानून बनाना रहेगा वो हम लेकर के आएंगे, दिखाएंगे कि ये हम
कानून बनाना चाहते हैं। ठीक है, विधेयक का प्रस्तुतिकरण यानी कि इसको हम कहेंगे प्रथम वाचन। क्या कहेंगे? प्रथम वाचन कहेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? चर्चा बहस और मतदान उस विधेयक पर करवाएंगे। ठीक है, चर्चा बहस मतदान। ठीक है, ये हम किस पे कराएंगे? विधेयक पर करवाएंगे। विधेयक पर ये चर्चा बहस और मतदान करवाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं द्वितीय वाचन। ठीक है, तीसरी पॉइंट आप क्या करेंगे? तो तीसरे चीज में या तीसरे वाचन में हम कह सकते हैं भाषा संबंधी सुधार करेंगे। भाषा संबंधी सुधार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तृतीय वाचन। ये तृतीय वाचन कराया जाएगा संसद में। और इसके बाद जो हम कह सकते हैं, जो हमारा लास्ट रहेगा स्टेप, वो रहेगा राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। ठीक है, इतना प्रोसेस करने के बाद आपका जो कानून होता है वो बन जाता है। ये तीन कहां पर होंगे? ये संसद में होंगे, संसद में। ठीक है, सबसे पहले जब आपको कानून बनाना रहेगा तो कानून बनाने के लिए आप संसद में विधेयक का प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर उस पर चर्चा बहस और मतदान करेंगे, फिर तीसरा वाचन जब होगा तो भाषा संबंधी सुधार करेंगे, और जब ये तीनों काम हो जाएगा तो राष्ट्रपति से क्या करेंगे? हस्ताक्षर करवाएंगे। तब जाकर के कोई भी विषय कानून बनता है। ठीक है, चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के आय के स्रोत। ठीक है, केंद्र सरकार की आय के स्रोत का वर्णन कीजिए। ठीक, तो आप लिख लीजिए केंद्र सरकार के आय के स्रोत कौन कौन से हैं। तो पहला आप लिख लीजिए आयकर। ठीक है, आयकर। दूसरा क्या लिख सकते हैं? निगम कर है, निगम कर है। तीसरा आप ले सकते हैं सरकारी कंपनी, सरकारी कंपनी। चौथा पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं विदेशी अनुदान, विदेशी अनुदान। ठीक है, यानी कि अगर केंद्र सरकार को अपना आय करना है, ठीक है, तो आय के स्रोत उसके कौन कौन से होंगे? आयकर। ठीक है, जो सभी नागरिकों द्वारा दिया जाता है आयकर, जो कमाएंगे, ठीक है, वो अपने आय से कुछ एक हिस्सा क्या देते हैं? कर देते हैं। ठीक, तो ये कुछ हो गए केंद्र सरकार के आय के स्रोत। अब आप इसको खोज करके लिखेंगे कि आयकर किसे कहते हैं, निगम कर किसे कहते हैं, ठीक है, या विदेशी अनुदान किसे कहते हैं। ये सारा होमवर्क आपका रहेगा। ठीक है गाइज, अब मिलेंगे हम अपने कल के वीडियो में करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।